नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सूचना लेखन पर जानकारी देंगे। सूचना लेखन रचनात्मक लेखन का एक विषय है जिस पर प्रश्न पूछा जाता है और इस वीडियो में मैं सूचना लेखन से संबंधित उसका प्रारूप, कुछ ध्यान देने योग्य बातें और कुछ उदाहरण दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं सूचना लेखन। सूचना लेखन के संबंध में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूचना किसे कहते हैं, सूचना लेखन क्या होता है। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। यहाँ पर बच्चों औपचारिक शैली और सार्वजनिक करना दो शब्द हैं जिनके अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। औपचारिक शैली का मतलब है कि उसमें एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जो एक सुसंस्कृत जिसे हम कह सकते हैं सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। और सार्वजनिक करना का अर्थ है कि उस सूचना को औरों के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए लिखना। सार्वजनिक करना मतलब दूसरों तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। तो सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है और किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। बच्चों, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि सूचना जो भी होती है, जिस भी विषय पर लिखते हैं, वह भविष्य में होने वाले कार्यक्रम या घटना से संबंधित होती है और इसके लिए दिनांक और स्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि सूचना किन किन विषयों पर लिखी जा सकती है या सूचना के विषय कौन से होते हैं। सूचना के विषय, सूचना हम कई विषयों पर लिख सकते हैं, जैसे किसी कार्यक्रम की सूचना देना। जैसे आपके विद्यालय में अगर कोई खेल उत्सव है या वार्षिक उत्सव है और आप विद्यालय के एक हेड बॉय हैं या विद्यालय की तरफ से आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप सभी बच्चों को उस कार्यक्रम के विषय में सूचित करें, तो उस कार्यक्रम की सूचना देना भी सूचना का विषय माना जाएगा। किसी वस्तु के खोने अथवा पाने की सूचना। अगर कोई वस्तु खो गई है या आपको किसी की कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो उसकी भी सूचना हम लिख कर दे सकते हैं। किसी की मृत्यु अथवा दुर्घटना की सूचना। बच्चों, सूचना के विषय सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सूचना का अर्थ है सूचित करना। तो अगर अचानक अकस्मात किसी की मृत्यु हो गई है या कोई दुर्घटना घट गई है तो उसकी जानकारी देने के लिए भी सूचना का प्रयोग किया जाता है। किसी कार्यक्रम में भागीदारिता निभाने की सूचना। अब कहीं पर कोई कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम में दूसरों को भागीदारी निभाने की एक इनविटेशन देना है, उनको बताना है कि आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, तो उसके लिए भी सूचना लेखन का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय की ओर से पिकनिक जाने की सूचना। विद्यालय की ओर से अगर पिकनिक का आयोजन होने जा रहा है तो उसकी सूचना सभी बच्चों तक एकदम कैसे पहुंचाई जाए, तो उसके लिए भी सूचना लेखन जैसी विधि का या विधा का प्रयोग किया जाता है। नियमों में नए परिवर्तन की सूचना आदि। और इसी प्रकार यदि अचानक से किसी नियम में बदलाव आया है, सरकार की तरफ से किसी नियम में परिवर्तन है या फिर विद्यालय में किसी नियम में परिवर्तन आए हैं, तो उन नियमों में जो नए परिवर्तन आए हैं उसकी सूचना देने के लिए या उससे लोगों को जागरूक कराने के लिए भी सूचना लेखन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत से विषय हैं जिन पर सूचना लिखी जा सकती है। तो अब सूचना कैसे लिखी जाती है या सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, इसके विषय में जानते हैं। तो बच्चों, सूचना लिखते समय हमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं उन मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहले सूचना किसे देनी है और क्या देनी है, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा में या आपकी जो भी विद्यालय की परीक्षा है उसमें आपको एक विषय दिया जाएगा। उस विषय को आपने ध्यान से पढ़ना है। उसमें आपने ये ध्यान देना है कि सूचना किसके लिए देनी है और क्या देनी है, किस विषय पर देनी है और किसे देनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा मुख्य बिंदु है सूचना की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। बच्चों, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए और सहज मतलब जो आसानी से समझ आ सके, ग्रहण कर सके। जिस प्रकार हम मैसेज भेजते हैं तो मैसेज में अगर हम बहुत ही कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो जो रिसीवर है, जिसको मैसेज मिलना है, उसे वह बात समझ नहीं आएगी। यही बात सूचना के लिए भी है। तो सूचना की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है कि सूचना के विषय विवरण के अंतर्गत दिनांक, समय, स्थान आदि जानकारियां स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि सूचना में दिनांक, स्थान आदि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसीलिए सूचना का विषय विवरण, यानी जिस विषय पर आपने सूचना लिखनी है उसका विवरण देते हुए आपको ध्यान रखना है। एक तो दिनांक का, फिर समय और स्थान आदि का। इसके बारे में हम जब अब प्रारूप की बात करेंगे आगे तो आपको ये स्पष्ट कर दिया जाएगा और आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि दिनांक, समय और स्थान आदि जानकारियाँ कैसे स्पष्ट होनी चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है सूचना जारी करने की तिथि और विषय विवरण के अंतर्गत दी जाने वाली तिथि में अंतर होना ज़रूरी है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। सूचना जारी करने की तिथि, यानी जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं वो डेट और विषय विवरण के अंतर्गत दी जाने वाली तिथि, और जिस विषय की आप सूचना देने जा रहे हैं या जिस कार्यक्रम की आप सूचना देने जा रहे हैं उसकी तारीख में एक अंतर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूचना सदैव भविष्य के कार्यक्रमों की दी जाती है, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम की सूचना दी जाती है, तो सूचना पहले दी जाती है। तो इसलिए जारी करने की तिथि पहले की होनी चाहिए और उसके अंतर्गत जिस विषय या कार्यक्रम की सूचना दे रहे हैं वो कम से कम 3 या 4 दिन के अंतर के बाद होने चाहिए। तो इसीलिए इस बिंदु को बहुत ही ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रख करके ही आपको अपनी सूचना लिखनी है। दूसरा, विद्यार्थी इसमें ये कर सकते हैं कि जिस दिन उनकी हिंदी की परीक्षा है उस दिन की तिथि को वो सूचना जारी करने की तिथि में लिख सकते हैं, और यदि प्रश्न पत्र में कोई तिथि दी हुई है तो उस तिथि को ध्यान में रखते हुए आप उससे 3-4 दिन पहले की तिथि, जारी करने की तिथि रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला बिंदु आप लोगों की समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगला बिंदु है सूचना संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमने भाषा की बात की कि सूचना की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, उसी प्रकार सूचना संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बच्चों, ये पॉइंट भी, ये बिंदु भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूचना हमें सिर्फ सूचित करना है। विस्तृत विवरण के लिए या अन्य विवरण के लिए वो हमसे फ़ोन करके या कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, तो हमें अभी जस्ट उन्हें सूचित करना है। तो इसलिए सूचना संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्त यानी बहुत ही छोटी, शॉर्ट में होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस विषय की सूचना देने जा रहे हैं और किसके लिए वह सूचना है। तो इसीलिए सूचना संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। और सूचना जारी करने वाले या वाली का नाम, पद एवं हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। और ये भी ध्यान में रखना है कि जब आपकी सूचना पूर्ण हो जाए तो उसके नीचे ये ज़रूर लिखना है कि सूचना किसने जारी की है, यानी सूचना जारी करने वाला कौन है। तो उसमें आपका पद, अगर आप विद्यालय के हेड बॉय हैं तो आप हेड बॉय लिखेंगे, अगर आप किसी संस्था या सोसाइटी के सचिव हैं तो सचिव लिखेंगे, अगर आप अपने विद्यालय के कला क्षेत्र के, आप उसके सांस्कृतिक क्लब के मेंबर हैं, सदस्य हैं, तो आप वो लिखेंगे। और उसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर के लिए बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर नाम नहीं देना, आपने किसी भी प्रकार की पहचान इसमें नहीं देनी है। तो आप हस्ताक्षर की जगह क ख ग या अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप प्रारूप में सबसे पहले संस्था का नाम दे रहे हैं, यदि संस्था का नाम आपने क ख ग दिया है तो अपना नाम आप अ ब स या अलावा कोई भी दे सकते हैं, लेकिन क ख ग नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप अपना नाम भी क ख दे देंगे तो वो विद्यालय और आपका नाम दोनों एक हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इसका भी ध्यान में रखना है। तो सूचना जारी करने वाले या वाली का नाम, पद एवं हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है बॉक्स बनाना। बच्चों, सूचना एक बॉक्स के भीतर ही लिखी जानी चाहिए।
और ये बॉक्स के लिए मैं आपको बता दूं कि बॉक्स आपको सबसे पहले नहीं बनाना है। बॉक्स आप अंत में ही बनाएंगे जब आप पूरी सूचना लिख लेंगे। इसका कारण यह है कि अगर आप बॉक्स पहले बनाएंगे तो उसमें आपका यदि विषय विवरण या पूरा फॉर्मेट, पूरा प्रारूप ठीक से नहीं आ पाया तो आपका जो है एक तो प्रारूप सही नहीं होगा, दूसरा प्रेजेंटेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो हमेशा बॉक्स को बाद में बनाइए, पहले आप सूचना पूरी लिख लीजिए, उसके बाद उसके चारों ओर एक बॉक्स बना दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर से 3 लाइन आप 3 तरफ से आप कॉर्नर बंद कर सकते हैं, लेकिन लास्ट जो अंतिम बॉक्स की लाइन है उसे आप लास्ट में बंद कीजिए, ताकि जब आपका पूरा फॉर्मेट हो जाए तो आप आराम से उसको बंद कर सकें। तो ये सूचना लेखन के समय ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपने सुना। अब हम जानते हैं सूचना लेखन के प्रारूप को, कि सूचना लिखी कैसे जा सकती है या लिखी कैसे जानी चाहिए। सूचना लेखन का प्रारूप ये बहुत महत्वपूर्ण है लेखन के लिए, क्योंकि प्रारूप यानी फॉर्मेट, जब तक आपका फॉर्मेट सही नहीं होगा तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। इससे पहले तक हमने जो बात की थी वो बात थी हमारी सूचना संबंधी, की सूचना क्या है, सूचना लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब आपको जो इस प्रारूप को ध्यान में रखकर सूचना लिखनी है, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सूचना किसे कहते हैं या सूचना लेखन क्या होता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सूचना लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो जस्ट आपकी जानकारी के लिए, ताकि सूचना लिखते समय आप कोई गलती ना करें। अब ये जो है सूचना लेखन का प्रारूप या उसका फॉर्मेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अंकों का डिवीज़न होता है, जो अंक निर्धारण होता है, वो प्रारूप के आधार पर होता है। तो बच्चों इस प्रारूप को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले प्रारूप में हमारे लिए ज़रूरी है सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम व पता। यानी सबसे ऊपर जो आप सूचना लेखन में लिखेंगे वो सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम और पता लिखेंगे। यानी जिस संस्था की तरफ से सूचना जारी हो रही है, मान लीजिए आप एक विद्यालय के सचिव हैं और आपकी तरफ से सूचना जारी हो रही है कि विद्यालय में खेल उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, तो उसमें सूचना जारी करने वाली संस्था हुई आपका विद्यालय। आपके विद्यालय का अगर नाम नहीं दिया गया है तो आपको किसी भी विद्यालय का ओरिजिनल नेम नहीं देना है। आपको क, ख, ग या अ, ब, स, जैसे अंग्रेज़ी में XYZ लिखते हैं, ABC लिखते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पर क, ख, ग विद्यालय लिखना है। विद्यालय साथ में ज़रूर लिखना है। कुछ बच्चे सिर्फ क, ख, ग लिख के छोड़ देते हैं, तो आपने विद्यालय ज़रूर लिखना है। तो ये हो गया हमारा प्रारूप का पहला बिंदु, कि सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम व पता सबसे ऊपर आएगा। उसके पश्चात सूचना शब्द का प्रयोग। जैसे अंग्रेजी में नोटिस लिखते हैं बोल्ड लेटर में, वैसे ही आप अगली पंक्ति में सूचना लिखेंगे। अब हिंदी में बोल्ड लेटर तो नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि सूचना थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। यानी पहली पंक्ति में जो हमने संस्था का नाम लिखा था उससे थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ सूचना लिख देंगे, या फिर उस सूचना शब्द को हम ओवरराइट कर देंगे या डार्क कर देंगे अपने पेन से। और ध्यान रखिए ब्लैक एंड ब्लू के अलावा कोई इंक यूज़ नहीं होगी, किसी भी तरह का कलरफुल पेन यूज़ नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। तीसरा बिंदु जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो है सूचना जारी करने की तिथि अथवा दिनांक। जैसे मैंने बताया था कि जारी करने की तिथि और सूचना जिस दिन कार्यक्रम है उसकी तिथि में अंतर होना चाहिए। तो ये सूचना जारी करने की तिथि आपकी परीक्षा की तिथि हो सकती है, या अगर आपको प्रश्न में तिथि दी है तो आप उस तिथि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूचना जारी करने की तिथि अथवा दिनांक, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है कि तिथि दाईं तरफ ही हो या बाईं तरफ हो, यह आप दाएं बाएं में से कहीं पर भी लिख सकते हैं। तिथि और दिनांक लिखते समय मैं आपको बता दूं कि इसमें आप अंकों के लिए अंग्रेज़ी के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में ये होता है कि हिंदी का पेपर है तो हिंदी के अंकों का हम प्रयोग करें। कई बार अंकों की जानकारी नहीं होती हिंदी अंकों की और वो गलत अंक लिख देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप अंग्रेज़ी के नंबर्स यूज़ कर सकते हैं दिनांक में। तो तीसरा मुख्य बिंदु हो गया सूचना जारी करने की तिथि अथवा दिनांक, या दाईं या बाईं किसी भी तरफ लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा है सूचना का विषय। जैसे हम औपचारिक पत्र में सब्जेक्ट देते हैं, विषय लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर जिस विषय पर सूचना जारी करनी है या जिस कार्यक्रम की सूचना जारी करनी है उसको विषय के रूप में हम लिखेंगे। आगे मैं इसका फॉर्मेट
पूरा बना करके दिखा रही हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है हमारा सूचना के विषय का विवरण। अब जो सूचना का विषय है, जिसके विषय में हमें जानकारी देनी है, तो वो जानकारी यहाँ पर आएगी, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि यह कोई पत्र नहीं है, यह कोई भाषण नहीं है, या यह कोई आलेख नहीं है जिसमें आप सब कुछ लिखें। इसमें आप विषय का विवरण देंगे, इतना विवरण कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि क्या कार्यक्रम है। और अगर कुछ उसकी अन्य जानकारी है तो उसके लिए आप उसमें अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें, इस तरह की पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ सूचना के विषय का विवरण आएगा। इसके पश्चात अंत में सूचना लिखने वाले का नाम, पद एवं हस्ताक्षर। बाईं ओर, ये ब्रैकेट में जो मैंने बाईं ओर लिखा है, या ब्रैकेट में जो मैंने जो भी यहाँ पर वर्णन किया है, इसका मतलब है कि आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अंत में सूचना लिखने वाले का नाम, पद एवं हस्ताक्षर। पद से मतलब है वो किस पोस्ट पर है। जैसे मैंने बताया कि आप विद्यालय के सचिव हैं और सचिव की ओर से आपको ये सूचना जारी करनी है कि विद्यालय में खेल उत्सव होने जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपना पद सचिव लिखेंगे और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर या नाम। अब नाम में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहीं पर भी आपको परीक्षा में अपनी पहचान नहीं देनी है, किसी भी प्रकार की नहीं। कुछ बच्चे अपना नाम, ओरिजिनल नाम दे देते हैं, स्कूल का नाम दे देते हैं, फ़ोन नंबर तक लिखाते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन पर, आपकी एग्ज़ाम पर, आपकी परीक्षा, आपके उत्तर पुस्तिका में अंकों पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। इससे आपके अंक कम हो सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी पहचान, किसी भी तरह की पहचान नहीं देनी है। और ये यहाँ पर पद एवं हस्ताक्षर बाईं ओर लिखे जाएंगे। और विशेष, जैसा कि पहले बताया है कि सूचना एक बॉक्स के अंदर लिखी जानी चाहिए। तो ये सारा प्रारूप लिखने के बाद अंत में आप चारों ओर से बॉक्स बना दीजिए। तो इस प्रकार ये हुआ सूचना लेखन का प्रारूप, जिसे आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको ध्यान में रखकर ही आप अपना सूचना लेखन कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी प्रारूप को अपने एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। बच्चों, सूचना लेखन के प्रारूप को याद रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी तरह के स्टेप्स को भूलें ना, आप आराम से इन स्टेप्स को याद कर सकें और उन स्टेप्स के आधार पर अपनी सूचना लेखन कर सकें। तो उसके लिए कुछ आसान से मैंने 7 स्टेप्स हैं, जिन पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनको स्टेप्स के रूप में अगर आप याद रखेंगे तो आपका प्रारूप कभी नहीं बिगड़ेगा। तो चलिए हम इन 7 स्टेप्स को याद रखने के लिए देखते हैं। पहला स्टेप है सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम व पता। आप अगर स्टेप वाइज इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी ये फॉर्मेट भूलेगा नहीं, और आप सूचना लेखन में कोई भी गलती नहीं करेंगे और परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर लेंगे। हाँ, पूरे अंक प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्तनी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि वर्तनी आपकी गलत ना हो, क्योंकि ये साहित्य है, भाषा है, तो भाषा में वर्तनी के अंक कटते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सूचना लेखन के प्रारूप को याद करने का आसान तरीका है, उसमें सबसे पहला स्टेप है सूचना जारी करने वाली संस्था का नाम व पता। दूसरा स्टेप है सूचना, और तीसरा स्टेप है दिनांक। जैसा कि मैंने कहा कि ये बाईं और दाईं किसी भी तरफ लिख सकते हैं। चौथा स्टेप है विषय, जो विषय आपको दिया गया है उस विषय को लिखना है यहाँ पर। पांचवा स्टेप है विषय का विवरण, यानी जो विषय आपको दिया गया है अब उसकी जानकारी लिखनी है इसमें, लेकिन संक्षेप में। और छठा विषय है हमारा पद, यानी जिस पद पर, जिस पोस्ट पर आप विराजमान हैं उस पोस्ट को लिखना है यहाँ पर। और सातवां स्टेप जो है वो है नाम या हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर। और इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंत में बॉक्स बनाना है। अब जैसा कि आपको ये सूचना लेखन का प्रारूप दिख रहा है, ये इस प्रारूप को ध्यान में रखकर आपको पूरी सूचना लिखनी है। तो हम जल्दी से इस प्रारूप को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है संस्था का नाम व पता, वही स्टेप 1। और किस तरह से है वो मैं यहाँ आप दिख रहा होगा कि किस तरह से आपको उन सारे 7 स्टेप्स को देखना है, लिखना है। तो सूचना लेखन का प्रारूप, सबसे पहले स्टेप 1 संस्था का नाम व पता, स्टेप 2 सूचना, स्टेप 3 बाईं ओर मैंने लिखा है दिनांक, आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं। स्टेप 4 विषय। विषय यहाँ पर आपको ये विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ विषय लिख सकते हैं, जो आगे हम बताएंगे कि कैसे हमने उस विषय को लिखा है।
और उसके बाद विषय का विवरण, यानी जो विषय है उसको आपने संक्षेप में बताना है। और स्टेप 6 में है नाम या पद, और स्टेप 7 जो है हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर की जगह आप क ख ग अ ब स जैसे मैंने बताया वो लिख सकते हैं। तो यह है सूचना लेखन का प्रारूप। एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए और इसके बाद फिर हम एक उदाहरण के रूप में आपको सूचना लेखन पूरा लिख कर दिखाते हैं। तो ये सूचना लेखन का प्रारूप आप लोगों ने देख लिया होगा और उम्मीद कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये है मेरा वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम का होगा। परीक्षा में आप इसको पढ़ने के बाद या इसको सुनने के बाद बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से अब हम इसके प्रारूप को उदाहरण के साथ देख लेते हैं। बच्चों ये देखिए, ये है एक सूचना लेखन का पूरे प्रारूप के साथ उदाहरण। जो अभी मैंने आपको प्रारूप समझाया है, उस प्रारूप जो 7 स्टेप मैंने आपको समझाया, उन 7 स्टेप को यहाँ ध्यान में रखते हुए सूचना लेखन किया गया है। तो इसमें मैंने जैसे एक प्रश्न लिया कि आप एक सोसाइटी के सचिव हैं और आपकी ओर से सोसाइटी के सभी सदस्यों को ये सूचना देनी है कि इस बार आपकी सोसाइटी में 75वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी की सूचना यहाँ पर लिखी गई है। अब आप उन 7 स्टेप्स को ध्यान में रखकर इस प्रारूप को देखिए, इस उदाहरण को देखिए। तो स्टेप नंबर 1, संस्था का नाम यानी क ख ग सोसाइटी जनकपुरी दिल्ली। तो ये यहाँ पर भी आप देखिए, मैंने सोसाइटी का कोई नाम नहीं दिया है, मैंने क ख ग लिखा है। यही चीज़ आपको अपने एग्जाम में भी करनी है। आपको किसी विद्यालय का नाम नहीं देना, आपको किसी सोसाइटी का नाम नहीं देना। हाँ, अगर प्रश्न में ही सोसाइटी का नाम दिया गया है तो आप प्रश्न में जो नाम दिया है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पश्चात पते के रूप में मैंने लिख दिया जनकपुरी दिल्ली। आप जयपुर, राजस्थान, मुंबई, पुणे कुछ भी लिख सकते हैं। और स्टेप नंबर 2 है सूचना। आप देखिएगा कि सूचना मैंने यानी कि थोड़ा डार्क करके लिखा है, थोड़ा बड़ा करके लिखा है। मैंने उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है और साथ में उसको डार्क कर दिया है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। और बच्चे कई बार पूछते हैं मैम इसमें लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। यही प्रश्न उनका पत्र लेखन में भी होता है। तो बच्चों, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो एक लाइन पूरी कवर कर लेते हैं, तो उसमें लाइन छोड़ सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि लाइन जब छोड़ोगे तो आपका फॉर्मेट लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे रचनात्मक लेखन के विषय हैं, जैसे सूचना हो गया, विज्ञापन हो गया या पत्र हो गया, इन्हें एक ही पृष्ठ पर पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 पृष्ठ पर ले जाएंगे तो उससे फॉर्मेट गलत हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सूचना लेखन भी एक ही पृष्ठ पर पूरा लिखें, यानी बॉक्स जो है वो एक ही पृष्ठ के अंदर बने। तो इसीलिए लाइन छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मैंने बताया जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक ही पृष्ठ पर उस फॉर्मेट को करें। तो सेकंड स्टेप हो गया सूचना। थर्ड स्टेप है हमारा दिनांक। अब दिनांक देखिए, मैंने इसमें अंग्रेजी के नंबर्स यूज़ किए हैं और बीच में मैंने हिंदी देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया। जैसे दिनांक मैंने देवनागरी में लिखा है, फिर 8 और 2022 ये मैंने रोमन नंबर्स में लिखा है, और अगस्त जो है अगस्त मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है। तो इस तरह से आप अंग्रेजी के अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दिनांक मैंने बाईं तरफ लिखी है, आप दाईं तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप भूलना नहीं है। तो स्टेप 1, 2 और 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट है स्टेप 4 जो मैंने विषय बताया था। तो विषय 75वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। विषय आपका संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको विषय में सिर्फ ये लिखना है कि ये आयोजन है। आपको ये नहीं लिखना है कि हम इसका आयोजन करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वाक्य नहीं बनाना है, आपको वाक्यांश देना है यहाँ पर विषय में। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। उसके बाद है स्टेप नंबर 5, ये है विषय का विवरण, जो हमने ब्रैकेट में लिखा था संक्षेप में होना चाहिए। तो विषय, और बच्चों विषय विवरण देते समय आपको पहली पंक्ति ये ज़रूर लिखनी है कि सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर सोसाइटी के सदस्यों को सूचित करना है, तो आपने लिखा है सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है। अगर विद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित करना है तो आप लिखेंगे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो मतलब जिसके लिए भी वो सूचना है
उसको सूचित करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपके विषय विवरण की पहली पंक्ति में वाक्य यही होना चाहिए कि इनको सूचित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हम सोसाइटी के सदस्यों को सूचित कर रहे हैं तो हमने लिखा है सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष इस सोसाइटी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करवाने का निर्णय लिया है। विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। अब वाक्य में ही आप जानकारी नहीं देंगे, उससे क्या होगा कि वो फॉर्मेट पूरा मतलब पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा। तो आप विस्तृत जानकारी इस तरह से देंगे। तो जैसे दिया हुआ है हमने दिन एवं समय, यानी आपका ये जो आयोजन है ये किस दिन है, कौन सी डेट को है और किस समय है। तो हमने लिखा है सोमवार 15 अगस्त 2022 प्रातः 10 बजे से। अब कब तक चलेगा नहीं पता, तो हमने 10 बजे से लिख दिया। आप लोग ये भी लिख सकते हैं 10 बजे से 12 बजे तक, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 10 बजे से लिख दिया तो पढ़ने समझ आ जाएगा कि 10 बजे से शुरू होने वाला है। फिर कार्यक्रम इसके अंतर्गत क्या क्या होंगे, तो गीत संगीत एवं लोक नृत्य। स्थान, किस जगह पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसके स्थान की जानकारी है कि सोसाइटी का सामुदायिक भवन। हर सोसाइटी में एक कम्युनिटी हॉल होता है जो पार्टी वार्टी के लिए होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया सोसाइटी का सामुदायिक भवन, यानी उस सोसाइटी के मेंबर्स अब उस कम्युनिटी हॉल में आ जाएंगे। और प्रवेश सबसे ज़रूरी कि इसमें प्रवेश कैसे कर सकते हैं, केवल पास द्वारा, यानी एंट्री पास है जो फ्री है लेकिन पास होना चाहिए सबके पास। तो यहाँ पर हमने लिखा है कृपया 12 अगस्त 2022। अब देखिए 15 अगस्त को कार्यक्रम है, 8 अगस्त को हम सूचना जारी कर रहे हैं, और अब 15 अगस्त को कार्यक्रम अटेंड करने के लिए हर नागरिक के पास, यानी सोसाइटी के हर मेंबर के पास 12 अगस्त तक पास आ जाने चाहिए। तो इसलिए आप देखिए तीनों डेट्स में मैंने कितना अंतर रखा है। 8 अगस्त को सूचना जारी की है और है, तो आप देख लीजिए 6-7 दिन का अंतर हो गया। उसके बाद 15 अगस्त को फंक्शन है, 15 अगस्त को आयोजन है, तो उससे पहले ऑब्वियस है कि सबके पास पासेस होने चाहिए। तो हमने 12 अगस्त तक की डेट डाल दी है कि सोसाइटी के सचिव से पास अवश्य प्राप्त कर लें। और अन्य जानकारी हेतु अगर किसी को इसमें भी समझ नहीं आता है, किसी को नहीं समझ में आया कि ये आखिर लिखा क्या है, तो फिर अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें। और ये हमने इस तरह से मोबाइल नंबर दिया है। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि मोबाइल नंबर भी आपको अपना पूरा नहीं देना है। कुछ बच्चे एकदम उत्साह में आकर के पूरा अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दे जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी 4 डिजिट लिख करके उसके आगे क्रॉस दिखना है। मैंने जैसे कि आपको बोला है कि आपको अपनी पहचान कहीं भी किसी भी रूप में परीक्षा में नहीं देनी है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें, तो जो है वो फेक नंबर 4 डिजिट डाल दो, उसके बाद क्रॉस कर दो। फिर है आबासा क्या हो गया, आपका नाम। अब जैसे मैंने सोसाइटी का नाम क ख ग रखा था, तो यहाँ पर अपना नाम क ख ग नहीं रखा क्योंकि दोनों एक हो जाते, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अबासा यानी जो उस सोसाइटी का सचिव से सूचना जारी हो रही है। और 7वां स्टेप, उसका पद किस पोस्ट पर है, वो तो सचिव लिख दिया। और कहाँ का सचिव है, क ख ग सोसाइटी। देखिए क ख ग सोसाइटी। तो ये एक उदाहरण के साथ एक फॉर्मेट है, ये सूचना लेखन का एक प्रारूप है जिसमें हर चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। और आप देखिए इसमें कहीं भी अनमैच नहीं हो रहा है, कुछ भी सब मैच हो रहा है। नीचे अगर मैंने सोसाइटी का नाम दिया है तो वो क ख ग सोसाइटी हो गई है, और अपना नाम दिया है यानी सचिव का नाम दिया है तो वह आबासा हो गया है। तारीखों में आप देखिए अंतर है। तो इस तरह से आपको प्रारूप बना करके अपना सूचना लेखन लिखना है। और आप देख रहे हैं चारों तरफ से एक बॉक्स बना हुआ है, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिना बॉक्स के आपका फॉर्मेट अधूरा माना जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अभ्यास हेतु कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं जिन पर तरह से प्रारूप बनाइए। और आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा ये वीडियो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और साथ ही मेरे चैनल डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको पता लग जाए कि मेरा नया वीडियो आ गया और आप उसका लाभ उठा सकें। और हाँ बच्चों, आप अपने मित्रों को भी जो दूसरे स्कूल के हैं उनको भी, अपनी सोसाइटी के बच्चों को भी
ये शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरा ये वीडियो दूर दूर तक लोगों तक पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अब एक अंतिम स्लाइड है जिसमें मैंने अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न दिए हैं आपको, तो उस प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं और आप लोग उस पर अभ्यास कर सकते हैं। और बीच बीच में मैं आपको इस तरह से बोर्ड से संबंधित, बोर्ड में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों की पूरी तरह से प्रैक्टिस हो सके, आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अभ्यास हेतु यानी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैंने जो 4 इसमें प्रश्न दिए हैं वो सभी विद्यालय से संबंधित हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग अलग तरह के प्रश्न भी आपको दे सकती हूँ। तो पहले आप इन 4 प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, लिख करके जैसे आपको फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट को ध्यान में रख कर इन्हें लिखिएगा, और फिर आप कमेंट बॉक्स में इस तरह का अपना इसकी फ़ोटो खींचकर स्कैन करके मुझे भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। विद्यालय में होने वाली हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण हेतु लगभग 50 शब्दों में एक सूचना जारी करें। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए एक सूचना साहित्य क्लब के सचिव की ओर से विद्यालय के सूचना पट हेतु लिखिए। सूचना पट का मतलब है नोटिस बोर्ड। तीसरा प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आपके विद्यालय में लगाए जाने वाले पुस्तक मेले की सूचना पत्र तैयार कीजिए। आप सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष अमन वर्मा हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें आपकी पोस्ट भी है, आपका नाम भी है, और किस संस्था की ओर से पुस्तक मेला आयोजन किया जा रहा है वो भी है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको सूचना तैयार करनी है। फिर है, विद्यालय में आपकी कीमती घड़ी खो गई है, उसकी सूचना देते हुए एक सूचना पत्र लिखिए। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर कोई चीज़ खोती है या कोई चीज़ पाती है तो उसके लिए हमें विषय में लिखना होता है खोया पाया। बस इतना ही लिखना है, खोया पाया। खोया पाया से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर किसी चीज़ के खोने की या किसी चीज़ के प्राप्त होने की सूचना दी गई है। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।